नमस्कार दोस्तों। टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोगों का क्या होता है कि बहुत लोग फर्स्ट पेपर में तो अच्छा स्कोर कर लेते हैं लेकिन सब्जेक्ट में हो जाते हैं क्लीन बोल्ड। तो वो कौन सा सब्जेक्ट है दोस्तों? इतिहास। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में पेपर टू जो हम लोग अपना अनुभव है आपसे साझा करेंगे। हो सकता है कि आपको बहुत सी चीज़ें उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके काम आ जाएँ। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में दोस्तों बताएंगे कि आप लोग कौन कौन सी प्राचीन इतिहास की मैंने कौन कौन सी किताबें पढ़ी थी और आप लोग कौन कौन सी आप लोगों को किताब लेनी चाहिए। और दोस्तों, उसके बाद सेकेंड सेगमेंट में हम ये भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी क्वेश्चन बैंक आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिन्हें आपको प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इसमें 130 प्लस स्कोर कैसे किया जा सकता है और मैंने भी किया है, तो वो भी बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बताएंगे कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो जो लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी इतिहास की क्विज वगैरह चलती है और कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है तो वहाँ सबसे पहले आ जाती है। और दोस्तों, जो लोगों ने फर्स्ट पेपर की मेरी अनुभव को सुनना चाहें कि मेरा फर्स्ट पेपर की क्या स्ट्रेटजी थी, मैंने पेपर फर्स्ट की कैसे तैयारी की थी, तो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दिया है, तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, अब सीधे सीधे आप आते हैं टॉपिक पे कि आप लोगों को प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास की कौन कौन सी किताबें खरीदनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो ये सबसे इस समय ट्रेंड में किताबें चल रही हैं और सबसे ज़्यादा यही लोग पढ़ रहे हैं और ये इनसे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। जिसमें दोस्तों पहली किताब है प्राचीन भारत नवीन सर्वेक्षण, पप्पू सिंह प्रजापति की। और दूसरी किताब है दोस्तों उपिंदर सिंह की, प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास। और तीसरी किताब है प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति, के सी श्रीवास्तव। और चौथी किताब है दोस्तों सौरभ चौबे सर की, प्राचीन भारत। और पांचवी किताब है रामशरण शर्मा की, ओरिएंटल पब्लिकेशन की, प्रारंभिक भारत का परिचय। दोस्तों, ये सभी किताबें यूनिक हैं और कोई भी किताब इसमें से खराब नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सौरभ चौबे पढ़िए या पप्पू सिंह प्रजापति पढ़िए। आपको ये सभी किताबें अच्छी हैं, तो आपको क्या करना है कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में कम से कम एक किताब आप लोगों के पास होना चाहिए। जो लोग एम ए, जिनका एम ए का फर्स्ट सेमेस्टर है या बी ए में है, और जिन लोगों का ख्वाब है कि वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बने, यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करें, तो उन लोगों को मैं पर्सनल यही एडवाइस देना चाहूँगा कि वो सबसे पहले आप इनमें से कोई भी एक किताब जो आपको इजीली मार्केट में मिल जाए या ऑनलाइन परचेज करना चाहें, तो आप एक किताब को ले लीजिए। उसे कम से कम 7 से 8 बार पढ़िए। जब कम से कम 7 से 8 बार पढ़ लेंगे, क्योंकि एक बार पढ़ने से, 2 बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब आप 7 से 8 बार पढ़ लें तो आप इसमें से दूसरी किताब के पास जा सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप 65 क्वेश्चन से ज़्यादा, अगर 100 प्रश्न आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 65% से ज़्यादा अगर आप सही करना चाहते हैं, तो कम से कम एक किताब तो आप 7 से 8 बार पढ़िए। अब कोई भी किताब आप ले सकते हैं, सभी किताबें अच्छी हैं। फिर मैं अभी अगली वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी क्वेश्चन बैंक लेनी चाहिए और कौन कैसे आपको नोट्स बनाने चाहिए, जिससे आप सेकेंड पेपर सब्जेक्ट इतिहास में अच्छा स्कोर कर सकें। तो दोस्तों, मान लिया आपने ये पप्पू सिंह प्रजापति सर की किताब ले ली, तो आप इसे 7 से 8 बार पढ़िए। और इसका किस तरीके से यूटिलाइज करना है वो भी मैं बताऊंगा कि किताब को अगर आप लेना है तो उसका यूटिलाइज कैसे करना है, क्योंकि किताब लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, किताब को किस तरीके से अपने एग्जाम के लिए उपयोगी साबित करना, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दोस्तों, उसके बाद जो उपिंदर सिंह की किताब है, ये जिनकी लोगों की हिंदी बहुत स्ट्रांग हो या इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि ये इसकी जो भाषा शैली है बहुत क्लिष्ट है, तो जो लोग इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी भाषा शैली थोड़ी टफ है, तो इतना याद रखिएगा। और तीसरी, के सी श्रीवास्तव का एक पूरा इरा रहा है। 2000 2020 तक तो इनकी किताब ये खूब चली मार्केट में, अब भी लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इनका धीरे धीरे क्रेज कम हो रहा है। तो आप इसमें से कोई एक किताब लेके पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों, आप पूछेंगे कि मैंने कौन कौन सी किताब पढ़ी, तो मैंने दोस्तों सौरभ चौबे सर की भी पढ़ी, रामशरण शर्मा की भी किताब पढ़ी, मैंने के सी श्रीवास्तव का इंडेक्स वगैरह भी एक बार देखा था, और उपिंदर सिंह को मैंने पूरा पढ़ा। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप पहले कम से कम एक किताब को पढ़ें और उसे 6 7 बार पढ़ें। अब दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपनी मध्यकालीन इतिहास की सूची में। तो दोस्तों, ये सबसे बेस्ट किताब है आपके ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। कौन कौन सी है? हरीशचंद्र वर्मा का सेकेंड वॉल्यूम और हरीशचंद्र वर्मा का फर्स्ट वॉल्यूम। तो इनके जो भाग 1 और 2 आए हैं, दो भाग 1 में दोस्तों सल्तनत काल का इतिहास दिया है और भाग 2 में मध्यकालीन का इतिहास दिया है। ये ड्यू के दोस्तों प्रोफेसर हैं और इनका व्याख्यान बहुत अच्छा है। जिन लोगों को
लक में हुआ होगा तो उन्हें सुनने को भी मिला होगा। मैंने इनको डायरेक्टली सुना है, इनकी स्पीच को सुना है। तो एक तो ये किताब आती है दोस्तों मध्यकालीन भारत हरीशचंद्र वर्मा की। दूसरी किताब आती है मध्यकालीन भारत सौरभ सर के, ये यूनिवर्सल बुक्स पब्लिकेशन की तरफ से आती है। तीसरी किताब दोस्तों मध्यकालीन भारत की है सतीश चंद्रा की, मध्यकालीन भारत राजनीति समाज और संस्कृति। अगली किताब दोस्तों एनसीईआरटी एक अच्छा 11 की मध्यकालीन भारत। और अंतिम है मुगल कालीन भारत पप्पू सिंह प्रजापति के, इनके भी 2 वॉल्यूम आते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, कम से कम इसमें से कोई किताब जो आपको इजीली मिल रही हो, अगर आपको हरीशचंद्र वर्मा सर के दोनों वॉल्यूम मिल रहे हैं तो आप दोनों वॉल्यूम ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन भी। और आप इसे कम से कम 6 से 7 बार दोस्तों पढ़िए। और आपको इन्हें नोट्स में कैसे यूटिलाइज करना है, इन किताबों का यूज कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। आपको ये किताब मान लिया आपने ले ली, इसे आप 6 से 7 बार पढ़िए। और अगर जिन लोगों के पास बहुत टाइम है, जो एमए में है या बीए में है, या जिन्हें 1 साल बाद नेट का एग्ज़ाम देना है, तो वो चाहें तो ये जब दोनों किताबें 6-7 बार पढ़ लें तो सतीश चंद्रा भी ले सकते हैं, सौरभ चौबे सर की ले सकते हैं। लेकिन आपको एक किताब इनमें से कोई लेके 6 से 7 बार पढ़नी है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं आधुनिक इतिहास की। दोस्तों आप पूछेंगे कि मैंने कौन कौन सी पढ़ी। मैंने दोस्तों ये भी पढ़ी, पूरी किताब नहीं पढ़ी, कुछ सेगमेंट इसका पढ़ा। ये किताब मैंने पूरी पढ़ी, ये किताब मैंने पूरी पढ़ी, ये मैंने एनसीईआरटी दोस्तों कई बार पढ़ी। ये किताब दोस्तों मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन ये किताब अच्छी है क्योंकि मैंने इसके कुछ इंडेक्स वगैरह देखे हैं और आप इसे भी ले सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं आधुनिक इतिहास पे कि मैंने क्या किया और आप लोगों को क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट किताब है स्पेक्ट्रम की आधुनिक भारत का इतिहास। ये दोस्तों आपको सभी लोगों को मेरे हिसाब से लेना चाहिए। और दोस्तों अभी जो पिछले वीडियो में हमने अभी जो चर्चा की है, इसी वीडियो में जो पिछली स्लाइड में किताबों को, तो लोग इंग्लिश में प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इंग्लिश में भी इनका इनका संस्करण एडिशन उपलब्ध है, तो वो इंग्लिश में भी ले सकते हैं। अब आधुनिक इतिहास की बात की जाए तो दोस्तों आपको स्पेक्ट्रम तो खरीदनी है। जो लोग इंग्लिश में प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इंग्लिश में स्पेक्ट्रम ले लें। आपको इसे दोस्तों 6 से 7 बार सॉल्व कर, मतलब इसको रीडिंग देनी है। और यूटिलाइज कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों जब आप 6 से 7 बार अगर पढ़ लें तो आप इस किताब को ले सकते हैं, प्लासी से विभाजन तक और उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास। तो ये शेखर बंदोपाध्याय सर की ये बहुत बेस्ट किताब है। अगर आप इसको स्पेक्ट्रम को कई बार पढ़ चुके हैं और आपके पास काफ़ी टाइम है तो आप इस किताब के साथ भी जा सकते हैं। दोस्तों आप लोगों के पास और एक्स्ट्रा टाइम है, आपके पास 1 साल और ज़्यादा है, आप या एमए फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट सेम में है, तो आप ये किताब पढ़ने के बाद आप ये भी ले सकते हैं। ये भी इंग्लिश में दोस्तों आती है, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। ये दोस्तों किसने लिखी है, बिपिन चंद्रा, मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी, केन परिक्कर और सुचेता महाराज ने लिखी है। ये हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय से ये पब्लिश होती है। तो दोस्तों आप ये इस पे जा सकते हैं। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि मैंने कौन कौन सी किताब पढ़ी है। मैंने दोस्तों ये तीनों किताब पढ़ी हैं। आप लेकिन मैं आपसे यही एडवाइस दूंगा, जिन लोगों के पास ज़्यादा टाइम ना हो तो वो स्पेक्ट्रम को ही 6 से 7 बार पढ़ें। इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने क्या चर्चा कर ली, आप यहाँ पे आपको कौन कौन सी किताबें लेनी है। तो आपको कोई प्राचीन इतिहास से एक किताब लेनी है, कम से कम उसे 6 से 7 बार पढ़ना है। फिर मध्यकालीन इतिहास से कोई एक किताब लेनी है, उसे 6 से 7 बार पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको आधुनिक इतिहास से कोई किताब लेनी है, उसे 6 से 7 बार पढ़ना है। और आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आपको सेकेंड किताब को भी परचेज करके उसे भी पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में, फिर उस पर आपके उसके बाद हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे कि नेट के इतिहास के सिलेबस पे आपको कैसे नोट्स बनाना है और आप कैसे एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जितनी कटाव भी जाती है, मान लिया जनरल की कटाव 90% जा रही है अगर नेट जेआरएफ के लिए, तो आप कैसे 100+ क्वेश्चन कर दें जिससे आपकी टेंशन खत्म हो जाए, जैसे मैंने किए थे। अगर आपके 100+ क्वेश्चन सही होंगे तो आपको कोई टेंशन ही नहीं होगी कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। तो आप टारगेट लगाइए कि जो इतिहास जो पेपर होता है नेट का, इसमें 150 प्रश्न आते हैं, आप इसमें 100+ कैसे करें। आप 100+ करके जैसे ही आप आंसर की से अपने मैच करेंगे, 100 हो गए हैं आपके, आप तुरंत मिठाई बांट सकते हैं, समझो आपका हो गया जेआरएफ। तो दोस्तों ये मार्केट में सबसे अच्छी इस समय प्रश्न क्वेश्चन बैंक चल रही है। कौन कौन सी आपको परचेज करना है, सबसे पहले आपको तो ये किताबों के बारे में तो पता चल गया कि आपको एक एक किताब लेनी है। अब क्वेश्चन बैंक कौन सी लेनी है, तो यूथ कंपटीशन टाइम की दोस्तों किताब आती है 2022-23 वाला लीजिएगा। तो इसमें क्योंकि बहुत लोगों के जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, तो उनमें क्या होता है, वो बुक स्टॉल वाले पुराना वाला रखे होंगे 2021-22 वाला, वही आपको दे देंगे। तो आपको ये ईयर यहाँ पे देखना है। इसमें दोस्तों 100 ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की है, इसमें कितने प्रश्न दिए हैं, 14,258 प्रश्न दोस्तों दिए हैं।
तो दोस्तों आपको अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो मैं आपको पर्सनल यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसको यूथ कंपटीशन टाइम को लें और ये 14,258 जो प्रश्न है कम से कम 6 से 7 बार सॉल्व करें, क्योंकि एक बार सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये लगभग 14,000 प्रश्न ये हो गए। फिर उसके बाद दोस्तों आप आएंगे घटना चक्र की ये है भारतीय इतिहास। ये इंग्लिश में भी दोस्तों आती है, जो इंग्लिश में प्रिपरेशन करना चाहें कर रहे हैं वो इंग्लिश में ले सकते हैं। दोस्तों इसमें क्या है, ये घटना चक्र इतिहास की घटना चक्र में क्या दिया है, इसमें दिया है सिविल सर्विस या जो भी लोक सेवा आयोग है, चाहे एमपी लोक सेवा आयोग हो, चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग हो, चाहे बिहार लोक सेवा आयोग हो, झारखंड लोक सेवा आयोग हो, तो जितने भी सिविल सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन है जो उनसे क्या है जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं उनके सभी यहाँ पे प्रश्न दिए हैं भारतीय इतिहास के, वो भी चैप्टर वाइज। और ये जो 14,258 प्रश्न दिए गए हैं ये भी चैप्टर वाइज दिए गए हैं। तो लगभग 10-12 हज़ार प्रश्न आपके ये घटना चक्र से बन जाएंगे, तो आपके कितने हो जाएंगे 25,000 प्रश्न, वो भी चैप्टर वाइज। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये भी 6 से 7 बार सॉल्व करना है। दोस्तों जिन लोगों के पास कम टाइम हो तो वो इसी को सॉल्व करें 14,258 वाली को। जिन लोगों के पास और टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम है, जिनके पास 6-7 महीने हैं, तो वो आप इस किताब इस क्वेश्चन बैंक के पास जाएं। जब आप ये भी 6 से 7 बार सॉल्व कर लें तब आपके पास और अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो आप एक ये घटना चक्र की आती है भारतीय इतिहास सामाजिक विज्ञान। इसमें सन 2000 से अभी तक टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एनबीएस, केबीएस, एलटी ग्रेड और नेट जीआरएफ के जितने प्रश्न दिए हैं वो दिए हैं। तो इसमें भी दोस्तों इसके प्रश्न और ये पहली वाली क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन आपको कई बहुत से प्रश्न सेम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें भी टीजीटी पीजीटी के प्रश्न दिए हैं और इसमें भी टीजीटी के प्रश्न दिए हैं, तो इसके टीजीटी प्रश्न और इसके प्रश्न सेम होंगे। लेकिन इसमें दोस्तों यूथ कंपटीशन टाइम को आपको बस इतना याद रखना है, इसमें बहुत से आंसर में कमियां पाई जाती हैं, गलत भी होते हैं, तो आप उसको कुछ ध्यान से बहुत बारीकी को ध्यान दें। और अगर आप ये भी वाली क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं तो आपके वो आंसर सही हो जाएंगे। और दोस्तों तो इसमें इस क्वेश्चन बैंक को आपको क्यों लेना चाहिए मैं वो भी बताता हूँ। आपने ये तो 5 से 6 बार पढ़ ली, फिर ये भी 5 से 6 बार पढ़ ली, फिर दोस्तों नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम हुआ है जिसमें 10-12 साल के लेटेस्ट एग्जाम होते हैं, तो मार्केट में अभी मेरी टीम ने काफ़ी रिसर्च की तो वहाँ पे ऐसी कोई क्वेश्चन बैंक विशेष नहीं मिली है जिसमें वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन दिए हों। जैसे प्रश्न दिया है और एक एक पॉइंट में उसका आंसर दिया है, प्रश्न दिया है आंसर दिया है, प्रश्न दिया है आंसर दिया है। लेकिन इस क्वेश्चन बैंक की घटना चक्र की खास बात है कि इसमें जो नेट जेआरएफ के पिछले साल के पेपर आए हुए हैं, तो आप अगर ये क्वेश्चन बैंक परचेज करेंगे तो इसके जो लास्ट पेज होंगे 50 से 60 पेज, उसमें जितने भी नेट जेआरएफ के प्रश्न आए हैं वो सब वन लाइनर में दिए हुए हैं। तो आपको क्या एग्जाम टाइम आप 1 से 2 दिन में पूरे नेट जेआरएफ के पिछले साल के प्रश्नों को रिवीजन कर सकते हैं। फिर दोस्तों अगर आपको लगभग ये प्रश्न दोस्तों लगभग हो जाएंगे 30,000 के आसपास, अगर आप ये तीनों क्वेश्चन बैंक को मिला दें 30,000 या 25,000 तो मान ही सकते हैं। फिर दोस्तों अगर आपको और प्रश्न सॉल्व करना है, आप बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम है एग्जाम को लेके, तो दोस्तों आप ले सकते हैं एस के पांडे सर की किताब। ये इन्होंने एक ये प्राचीन इतिहास का भाग मैंने यहाँ पे दिखाया है, इनके 3 भाग आते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भाग और आधुनिक। तो आपको ये तीनों भाग अलग अलग मिलते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन बैंक की एस के पांडे सर की खास बात क्या है, इन्होंने क्या किया है, इसमें 1980 से पहले जो इतने प्रश्न सिविल सर्विस में आए हैं, दोस्तों आपको या अगर कोई लोग सिविल सर्विस के प्रिपरेशन की तैयारी कर रहा होगा तो उसे याद होगा कि यूपीएससी का पहले पेपर जो कैसा होता था, ऑब्जेक्टिव पेपर आता था। तो इन क्वेश्चन बैंक में क्या है, इनमें इन तीनों क्वेश्चन बैंक में सन 2000 या 1980 से ही प्रश्नों को संकलित किया गया है। लेकिन एस के पांडे सर ने क्या किया है 1980। तो आपको इस चौथी वाली जो क्वेश्चन बैंक है इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो इन तीनों में नहीं होंगे, और आप जब पढ़ेंगे तो आप सच में कहेंगे वास्तव में क्लीन बोल्ड होने वाला ये प्रश्न था। तो आप इस तरीके से ये 4 क्वेश्चन बैंक सबसे बेस्ट हैं। आप सबसे पहले ये लीजिए, इसे कई बार सॉल्व कीजिए, फिर ये फिर ये फिर ये, और इसका ये लास्ट वाला पॉइंटर सॉल्व करने के लिए ये क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हैं। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि मैंने कौन कौन सी क्वेश्चन बैंक सॉल्व की, तो दोस्तों मैंने ये भी कई बार सॉल्व की, ये भी कई बार सॉल्व की, ये भी कई बार सॉल्व की। ये मैंने सॉल्व नहीं की, लेकिन ये मैंने देखी है और मेरे पास मैंने लास्ट टाइम परचेज की थी, लेकिन एग्जाम टाइम मैंने सॉल्व नहीं कर पाई थी, लेकिन मैं अब इस समय कर चुका हूँ। तो आपको इस तरीके से कितने लगभग 30-40 हज़ार प्रश्नों का या कुछ प्रश्नों का यहाँ पे संकलन मिल रहा है, वो भी टॉपिक वाइज। तो आपको अब क्या क्या पता चल गया, आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास से कौन कौन सी किताबें लेनी है, कौन कौन से क्वेश्चन बैंक लेना है। दोस्तों मैं आपको यही प्रीफर करूँगा कि आप इधर उधर फालतू
चैनल या वेबसाइट के चक्कर में आप इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। फिर आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप टेलीग्राम पे, जैसे बहुत से चैनल हैं, उन पे क्विज वगैरह चलती है, तो आप क्विज में भी भाग ले सकते हैं। उनमें भी बहुत से लोग, अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न बनाते हैं, उनका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका किताबों का और क्वेश्चन बैंक का प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गया। अब दोस्तों हम अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे कि एनटीए का इतिहास का सिलेबस क्या है और आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, और आप कैसे 70 या प्लस माइनस एक दो क्वेश्चन कर सकते हैं 65 से 75 के बीच में। दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है वो सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें आपको अगर अच्छा लग रहा हो। अब हम लोग चलते हैं सीधे सीधे सिलेबस पे। तो सिलेबस में एनटीए में इतिहास में 100 प्रश्न आते हैं और आपको अगर जेआरएफ निकालना है तो मेरे हिसाब से 60 प्लस तो प्रश्न करने ही चाहिए। और अगर आप मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि 70 प्लस माइनस 5 आपके आसपास आपके प्रश्न होंगे, 65 से 75, और ये एक अच्छा स्कोर होगा। आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। और फर्स्ट पेपर का मैं अपना अनुभव आपसे साझा ही कर चुका हूँ कि कैसे नोट्स बनाने चाहिए। तो इतिहास में आपको क्या करना है कि 100 प्रश्न जो आएंगे दोस्तों, सबसे पहले सिलेबस में है ये टर्म्स, कैसे भारतवर्ष क्या है, इसका एक हम लोगों ने डिटेल आपसे वीडियो बना के चर्चा की है। सभा समिति क्या है, वर्णाश्रम क्या है, वेदांत क्या है, पुरुषार्थ क्या है, ऋण क्या है, संस्कार क्या है, यज्ञ क्या है, गणराज्य क्या है, जनपद क्या है, कर, ये सब टर्म्स दिए हैं। तो दोस्तों आपको ये टर्म्स क्या क्या करना है, ये आपको इस तरीके से टर्म्स दिए हैं। तो आपको सबसे प्लस पॉइंट यही करना है कि अगर आप अच्छा स्कोर चाहते हैं, यही यहाँ पे होते हैं लोग लापरवाही करते हैं। आपको क्या है, आपको एक कॉपी बनानी है, आपको यही सिलेबस, यहाँ से सिलेबस स्टार्ट हुआ है तो आपको पहला डालना है भारतवर्ष। भारतवर्ष और भारतवर्ष से रिलेटेड जितना कंटेंट है, जितने पिछले साल के प्रश्न पूछे जा चुके हैं यहाँ पे लिख देने हैं, जो भी आपको कंटेंट नहीं पता है। इसी तरीके से सभा समिति डालना है, सभा समिति के बारे में जितना लिख देना। अगर आपने ये सभी टर्म्स दोस्तों तैयार कर लिए तो आपको कम से कम 4 से 5 प्रश्न आप क्वेश्चन की लीड ले लेंगे। आप समझो 8 क्वेश्चन, 8 आपके 8 मार्क्स ऐसे ही हो गए, क्योंकि 2 मार्क्स का एक प्रश्न होता है। और दोस्तों जो लोग लापरवाही करते हैं वो यहाँ पे कभी कभी कुछ लॉस भी उठाते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक अच्छा स्कोर करने के लिए आपके जितने भी टर्म हैं आपको इनका बनाना है नोट्स। फिर जब आपके ये टर्म्स के नोट्स बन जाएंगे दोस्तों, मैं इन टर्म्स को सबका बाकायदा यूट्यूब चैनल पे चर्चा भी कर रहे हैं, तो आप अगर उनका फ़ायदा उठाना चाहें वीडियो का तो उसका भी उठा सकते हैं। जब आप इनका नोट्स बन जाएगा तब आपका शुरू होगा प्राचीन इतिहास या एंशिएंट हिस्ट्री। तो दोस्तों इस यूनिट की हम अपनी टीम के साथ आपको इस यूनिट की चर्चा कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम यूट्यूब चैनल पे। तो लोग वहाँ से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं अगर कोई और सोर्स उनके पास अच्छा है तो वो वहाँ से भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपको नोट्स कैसे बनाना है, इनकी हेडिंग के वाइज बनाना है। जैसे हम लोगों ने पॉइंट का बनाया फर्स्ट पेपर में स्ट्रेटजी शेयर की, इसीलिए आपको सबसे बेस्ट स्कोर होगा, आप रिकॉर्ड बनाएंगे। दोस्तों कैसे, जैसे ये तो यूनिट हम लोग चर्चा ही कर रहे हैं, कैसे आपको सिंधु घाटी की सभ्यता इसमें दी है। तो इसको आपको सिंधु घाटी सभ्यता से यूजीसी नेट के एग्जाम में सिलेबस क्या पूछे जाएंगे, एक उद्भव से पूछा जाएगा, विस्तार सीमा से पूछा जाएगा, मुख्य स्थल से पूछा जाएगा, अधिवास स्थल, इस तरीके से एक एक जो इसमें पॉइंट मेंशन है वही आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे राज्य शासन का विस्तार से क्या प्रश्न पूछा जाएगा, महाजनपद से पूछा जाएगा। राजतंत्री गणतंत्री राज्य कौन कौन से थे, आर्थिक एवं सामाजिक विकास एवं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय शहरीकरण का उद्भव कैसे हुआ, और अर्थशास्त्री ग्रंथ कौन से हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीविक संप्रदायों का उदय। दोस्तों जैन धर्म और बौद्ध धर्म की रिलेटेड इस पे हमने इस चैनल पे बहुत डिटेल से चर्चा की है, उसका भी तो आपको दोस्तों ये पॉइंट के हिसाब से नोट्स बनाना है। कैसे, आपका A4 साइज पेज है, आपने डाला सिंधु घाटी की यूनिट 1 सिंधु घाटी की सभ्यता, और पहला यही पॉइंट डालना उद्भव, उद्भव से रिलेटेड जितना आपको कंटेंट मिले लिख लीजिए। फिर विस्तार सीमा डालिए। इस तरीके से अगर आप पॉइंट वाइज नोट्स बनाएंगे, और मैं कैसे नोट्स बनाता हूँ वो भी आपको मैं बताऊंगा कि मैं कैसे अपने नोट्स बनाए थे और कैसे बनाता हूँ। इस तरीके से आपको प्राचीन इतिहास का पूरा वीडियो बनाना है। ये उत्तर मध्यकाल, ये भी इस तरीके से आपको नोट्स बनाना है। अब आपका कैसे मध्यकालीन इतिहास शुरू हो गया, तो आपको ये भी आपको क्या पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत में गौरी का नोट्स बनाइए, फिर तुर्क का बनाइए, फिर खिलजी का बनाइए। एक एक पॉइंट का नोट्स आपको बनाना है। अगर आप सिलेबस का एक एक पॉइंट तैयार कर लेंगे तो आप कहाँ से एग्जामिनर आपके नया क्वेश्चन पूछ देगा जो आपको नहीं पता होगा, क्योंकि सब चीज़ आपके नोट्स, सब पॉइंट्स आपके नोट्स में होंगे। इसी प्रकार दोस्तों आप लोग आधुनिक काल का नोट्स बनाएंगे। अब फिर दोस्तों हम लोग लास्ट में आते हैं जो हिस्टोग्राफी इतिहास, ये वाला जो यूनिट है 10,
ये लोग बहुत कन्फ्यूजन होते हैं क्योंकि अपना आधा से ज़्यादा टाइम इसी पे खर्च कर देते हैं कि ये कैसे तैयार करें, और भला भला यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं या कई किताबें लाते हैं, जबकि इसमें आपको ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको, अब आपको नहीं पता है क्षेत्रीय इतिहास का महत्व क्या है, अगर नहीं पता है तो यूट्यूब पे डालिए क्षेत्रीय इतिहास का महत्व, तो आपको पता चल जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि इतिहास में प्रस्तुतता पूर्वाग्रह क्या है, ये तो आपको कैसे इन टर्म्स को अगर आपको नहीं पता है तो आप इन टर्म्स को भी इतिहास मतलब आप यूट्यूब पे सर्च करके और एक प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं किताब पढ़ने की अपेक्षा। उसके बाद दोस्तों इस यूनिट, ये वाली यूनिट आपको और कैसे तैयार करनी है, आपको पिछले साल के प्रश्न सॉल्व करने हैं। और दोस्तों हिस्टोग्राफी की चर्चा हम इस चैनल पे भी करेंगे डिटेल से, आपका प्रश्न वहाँ से भी बाहर नहीं जाएगा। इतिहास विज्ञान है या कला सामाजिक विज्ञान, ये स्टेटमेंट इसका वीडियो हम लोग दोस्तों आपको चर्चा कर चुके हैं, जिन लोगों ने देखा होगा उन्हें यहाँ पे काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने क्या देखा, आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको एक कोई इतिहास की किताब लेनी है तीनों सेगमेंट से, उसे कई बार पढ़ना है, फिर क्वेश्चन बैंक को कई बार सॉल्व करना है। उसके बाद फिर जो जो यूजीसी नेट के सिलेबस में पॉइंट दिए हैं उन्हें पॉइंट वाइज नोट्स बनाना है। फिर जब आप इतना काम कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, टेलीग्राम क्विज सॉल्व करनी है अगर आपके पास टाइम बचे। अब दोस्तों ये जो आपने किताबें ली थी, अभी मैंने क्या चर्चा की, जो आपने तीनों प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास की किताबें ली थी, उन किताबों की हेल्प कैसे लेनी है, उन किताबों को आपको कई बार पढ़ना तो है ही, क्योंकि इससे आपकी समझ डेवलप होगी। और उन्हीं किताबों से यूजीसी सिलेबस में जो जो एक एक पॉइंट दिए हैं उन किताबों से ही आपको नोट्स बनाना है। और आप यूट्यूब चैनल की भी मदद ले सकते हैं, और चाहें तो इस यूट्यूब चैनल की भी मदद ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपकी मेरी स्ट्रेटजी और प्लानिंग अच्छी लगी हो और मेरी एडवाइस अच्छी लगी हो तो जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करना जरूर ना भूलें। दोस्तों अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है या कुछ प्रश्न आपके मन में जिज्ञासा है तो आप कभी इसमें कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से भी टेलीग्राम चैनल पे हम लोग से जुड़ के टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, किसी अन्य सेगमेंट पे किसी अन्य इशू पे फिर मिलेंगे। बाय।